तो विल स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपन देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट इट। ठीक है, सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए द फॉलोइंग आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक। दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो है देखो ऐसे NLX के टर्म में। ये अपन ने ऑलरेडी इनडायरेक्टली दोनों देख लिया एक्चुअली, अपन ने इनडायरेक्टली बोला ही नहीं क्योंकि पहले ही पढ़ चुके। मैंने बोला था 1S, वही 1S सब शैल है, ये 2S है। तो मैं क्या बोल रहा था, 1S के लिए मैं N बोल रहा था 1, L क्या बोल रहा था S मतलब 0। समझ में, X की बात नहीं कर रहा था क्योंकि X होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर रहे थे अभी, अपन एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो वो दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब अपन को इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो बताने पड़ेंगे कितने हैं उस सबशेल के अंदर। तो दिस विल बी ए रिप्रेजेंटेशन जहां पर N क्या होगा भाई, प्रिंसिपल मतलब 1S 2S 2P प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबशेल टाइप। S है कि P है कि D है कि F है। F क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सबशेल। उस सबशेल में कितने, S के अंदर तो 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, है कि नहीं। P के अंदर मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और F के अंदर मैक्सिमम 7 का डबल 14 हो सकते हैं। ठीक है, सो ये है रिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। और एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अपन ऑलरेडी, वो सेकंड तरीके का हो गया इस तरीके से 1S 2S 2P, ये रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए मान लो, तो ये अपना दूसरा तरीका हो गया जिस तरीके से मतलब बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सो ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी को मैं इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, देखो अबव ऑर्बिटल डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो 1S2, 1S में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 2S में कितने, 2, तो 2S2। अच्छा 2P में कितने, 4, तो मैंने इस वाले को इसमें लिख दिया। अब ये तुम ये बनाओगे तो कोई दूसरा वाला ये बना देगा, सामने वाला चाहेगा तो। तुम ये बनाओगे तो सामने वाला चाहेगा तो वैसा लिख देगा, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो मतलब उसको कैसे पता पड़ेगा, सर 4 ऐसे भरने, क्योंकि उसको दिमाग में है, उसे पता है ये 3 लॉ होते हैं, तो वो ऐसा ही भरेगा। समझ में आ रहा है। सो कोई ये बनाएगा ऑर्बिटल डायग्राम बताएगा तो वो इस तरीके से बता देगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, NLX टर्म में, और इस तरीके से बताएगा तो वो ऑर्बिटल डायग्राम बना लेगा। सो अब अपन चालू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं वहां बोलूंगा, पूछूंगा ये सब्सटेंस है, बताऊंगा कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक एटम है। तो तुम्हें कैसे बताओगे पैरा है कि डा है, पढ़ा होगा फिर भी। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जिस एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या बोलेंगे उनको, पैरामैग्नेटिक। और जिन एटम के अंदर अनपेयर्ड नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, डाय। सारे पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, कोई भी अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये अलग अलग क्यों बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो बिहेव कैसे करते हैं वो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फॉर यू शुड नो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। दे बिहेव डिफरेंटली अंडर सम डिफरेंट कंडीशंस। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए अलग अलग डिफाइन करना है कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है बड़ा आसान। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड दिख जाए, बोल देना कि ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर कोई भी अनपेयर्ड ना दिखे, सारे पेयर्ड दिखें, पेयर मतलब ये स्पिन और अपोजिट स्पिन, कोई भी सिंगल स्पिन वाला ना मिले, तो बोल देना कि ये सारे डायमैग्नेटिक हैं। तो लेट अस नाउ एक्चुअली स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे अपन, और अपन बनाएंगे एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक का। ठीक है, अच्छा सारे बच्चों को इट इज़ सजेस्टेड दैट 1 to 30 जो एटॉमिक नंबर हैं उनके जो एलिमेंट रिस्पेक्टिवली हैं वो पता हो कि एटॉमिक नंबर 1 का कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, सो 1 to 30 तक आई विल सजेस्ट स्टूडेंट शुड नो ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग 20 कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अप टू जिंक। ठीक है, 30 तक सबको पता होना चाहिए। अच्छा, और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए 20 तक का, 1 to 20। सो माई सजेशन इज फॉर एलिमेंट 1 to 20 रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, द रिस्पेक्टिव एलिमेंट एंड द मास नंबर। और 21 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर एंड रिस्पेक्टिव एलिमेंट, वहाँ मास नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे अपन। सबसे पहले लेंगे अपन, फिर पैरा और डाई पूछूंगा मैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 सो ऑन पहले अपन बनाएंगे भाई
10 तक का बनाते हैं। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये लिख दिया मैंने। 10 एलिमेंट पता होना चाहिए। 1 स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हीलियम, 3 फॉर लिथियम एंड सो ऑन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 एंड सो ऑन, ये पता होगा। तो अब अपन बनाते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखो, सीख गया तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा आगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरेंगे, एनर्जी से पता पड़ेगा। याद है 1s सबशेल 2s होता है, लेकिन सबसे कम एनर्जी किस में होती है, 1s। 1s में भरना सबसे पहले, बना दिए मैंने 1s। कितने भरने हैं, अगर एटॉमिक नंबर 1 है और कुछ नहीं बोला तो न्यूट्रल एटम होगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1। भर दो 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही रास्ता बताया अपन ने। तो कन्फिगरेशन लिखते हैं इसका, 1s 1, दैट्स इट। बताओ पैरा है कि डा है, बता दिया मैंने, पैरा है। क्यों दिख रहा है एक अनपेयर्ड, इतना बताना। एक अनपेयर्ड दिख रहा है, पैरा बता दिया। अच्छा, अब हीलियम की बात करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हीलियम के अंदर, 2। सबसे पहले किस में भरेंगे, कौन सा सबशेल, 1s। 1s 2s 2p होता है, बट सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की। तो 1s में भरेंगे। कितने भरने हैं, 2। 1 भर दिया, अब क्या करें, पेयरिंग कर दी, खत्म। तो ये 1s हो गया। कन्फिगरेशन 1s 2, पैरा या डाई, डाई दिख रहा है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक है। 1s2 कन्फिगरेशन, या ऑर्बिटल डायग्राम में इस तरीके से। अब 3 भरते हैं लिथियम के अंदर, 3 भरने। 1s में 2 भर देंगे, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। 1s के बाद खत्म हो जाएगा, अगला सबशेल चाहिए पड़ेगा। 1s के बाद एनर्जी किसकी थी, 2s की। चेक करते हो, अपना बनाया था पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ, चेक कर लो पीछे करके, अगर लग रहा है कि कितनी थी। सो 1s के बाद किसकी एनर्जी आती है, 2s की। तो 1s बनाते हैं, वो खत्म हो जाएगा, फिर 2s लगेगा। तो मैं पहले बना दे रहा हूँ। अब 3 भरने इलेक्ट्रॉन, 1 भर दिया, s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, पेयरिंग कर दी, तीसरा भर दिया। कन्फिगरेशन 1s2 2s 1। पैरा या डाई, देखो दिख रहा है, पैरा पैरा। 4 की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4। पहले किस में भरेंगे, 1s, फिर कौन सा आता है, 2s। अगर 1s भर जाएगा, और भर जाएगा, 4 भरने। 1s में 2 ही भर सकते हैं, तो अपन 1s बनाते हैं, 2s बनाते हैं, 1 2 3 4, 1s2 2s2। कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। पैरा या डाई, डाई, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। बोरॉन की बात करते हैं, कितने भरेंगे बोरॉन में, 5। अगर एटॉमिक नंबर है तो न्यूट्रल एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 रख भरने। अच्छा, अपन को दिख रहा है s और 1s तो 2s तो खत्म हो जाएगा, फिर किस में भरोगे, 1s के बाद आता है 2s, 2p के बाद एनर्जी में ही 2p आता है 2s के बाद। तो अब अगर भरना है तो 2p लगेगा, तो बना लेते हैं अपन 1s 2s और 2p। तो ये 1s बनाया, ये 2s बनाया, ये 2p बना लिया। कितने भरने इलेक्ट्रॉन, 5। 1 भरा, पेयरिंग कर दी, क्योंकि एक ही होता है। दूसरा भरा, पेयरिंग कर दी, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है सबशेल के अंदर, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन हाफ फिल हो गया। p के अंदर भरना है, 1 भर दिया। कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। पैरा या डाई, पैरा, सिंपल है। कार्बन की बात करते हैं, तो पहले उसके अंदर s लगेगा, 2s लगेगा और 2p लगेगा। 2p भरा नहीं है अभी, तो 2p लगेगा, ठीक है। सो 1s 2s 2p बना लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन भरने, कितने भरने, 6। 1 2 3 4 5 और 6वां। अभी पेयरिंग नहीं करनी है, याद है। पेयरिंग कब करेंगे, जब ये तीनों हो जाएंगे हाफ फिल। तो कन्फिगरेशन बोल सकते हैं 1s2 2s2 2p 2। पैरा या डाई, पैरा। इसका अपन अगर चाहें तो, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, बताया था कितने अनपेयर्ड है। एनीवे, बट यहाँ जरूर इतना नहीं, कितना कर रहे हैं उस पैरा और डाई। नाइट्रोजन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7। तो इसी में भरेंगे, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, तब तो आगे सबशेल जाएंगे। अच्छा, 1s 2s 2p बना दिया अपन ने वापस। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7। 1 2 3 4 5। पेयरिंग कर दें क्या, नहीं, पढ़ा था अपन ने, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 5 हो गए, 6वां 7वां। तो 1s2 2s2 2p 3। समझ में आ रहा है, पैरा। नेक्स्ट बनाते हैं, sp बना दिए अपने वापस, 1s 2s 2p बना दिया, ठीक है। कितने भरने हैं इस बार भाई, 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब पेयरिंग करेंगे चालू, यस, कर दी पेयरिंग। 1s2 2s2 2p 4। पैरा या डाई, पैरा। f की बात करते हैं, तो 1s 2s 2p बना लिए। कितने भरने इलेक्ट्रॉन, 9। 1 भर दिया,
दूसरा भर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सारे हाफ फिल्ड हो गए, पेयरिंग चालू कर दिया, आठवां, नवा, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 पैरा, यस। नियॉन का 1s2 भरना पड़ेगा, 2s2 और 2p भरना पड़ेगा, ठीक है। कितने? 10, तो 1 2 3 4 5, पेयरिंग नहीं, 6 7, अब पेयरिंग 8 9 10, 1s2 2s2 2p6 पैरा या डाई? डाई। सारे हाफ फील्ड, कोई भी हाफ फील्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हैं तो डाई है। अब अपन देखते हैं 11th एंड 12th, सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा अब देखो 1s खत्म हो गया, 1s लग गया पूरा, 2s लग जाएगा, 2p भर जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा? एनर्जी लेवल जाके चेक करो जरा, 1s 2s 2p, फिर 3s था एनर्जी ऑर्डर में, तो 3s में पहले भरेंगे, मतलब 2p के बाद, ठीक है। सो 1s भरेंगे, 2s भरेंगे, 2p भरेंगे, और फिर नेक्स्ट कौन सा भरेंगे इस बार? 3s। इज दिस क्लियर नाउ? तो नाउ वी आर यूजिंग दैट आउफबाउ प्रिंसिपल अगेन, ठीक है। अच्छा कितने भरने इलेक्ट्रॉन भाई? 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s 1। बट अगर अपन ऐसे करते जाएंगे तो थोड़ा बड़ा होता जाता है बहुत, है कि नहीं? फिर अगर मैं अपन जिंक तक पहुंचेंगे तो 1s सब लिखना पड़ेगा बार बार, फिर वो एंड तक आएगा। इसलिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जो नियरेस्ट नोबल गैस है, सोडियम का नियरेस्ट कौन सा है? पीछे वाला नियरेस्ट, आगे वाला नियरेस्ट नहीं, पीछे वाला नियरेस्ट, ठीक है। सोडियम का नियरेस्ट कौन सा है? नियॉन। तो अपन बोल देंगे नियॉन लिख दो, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो पूरा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देखो ये पूरा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके आगे वाला 3s1, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, नियॉन 3s1। दिस इज सिंपलर रिप्रेजेंटेशन। पैरा या डाई? एक अनपेयर्ड पैरा। तो अगर अपन मैग्नीशियम की बात करें तो अपन क्या क्या बोल देंगे? नियॉन 3s में भरने हैं, तो अब मैं ये बनाऊंगा नहीं बार बार, इतना टाइम बचेगा, ठीक है। तो नियॉन फिर 3s में भरना है, ये नियॉन हो गया यहाँ तक, फिर ये 3s में भरना है, 2 भरने, एक भर दिया, दूसरा भर दिया, क्योंकि s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन भरने पर ही हाफ फिल हो गया, पेयरिंग कर दी, कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्या आ गया? नियॉन 3s2। पैरा या डाई? डाई। इस तरीके से करना, और भी करते हैं, 30 तक करेंगे अपन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बट और अगर ये समझ में आ गया तो अब एक्चुअली आगे बड़ी बात नहीं है। तो आई विल सजेस्ट, अपन ने 12 तक कर लिया ना, तो 20 तक खुद से कर लो और फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और देख लो सही है कि नहीं, दैट्स इट। तो 20 तक करो, फिर देखो मैं आगे कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपना एलिमेंट है, अपन ने मैग्नीशियम कर लिया था, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। 13 बनाना है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक, तो 13 इलेक्ट्रॉन भरने। तो अपना देखा था मैग्नीशियम तक नियॉन का भर गया था, ठीक है, 1s 2s 2p, फिर 3s भी भर गया था। अब अगर 3s भी भर गया था तो अगला लगेगा, किसका एनर्जी है 3s के बाद? 3p। तो चेक करो, अपन ने पढ़ा था 1s, तो 1s 2s 2p यहाँ हो गया, 3s एंड 3p, तो एक ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल p के हो गए। इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ तक कितने भर दिए अपन ने? 10, 11वां पेयरिंग, 12वां 13वां। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p1 आएगा, और तो 3s2 3p1 पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 14th करते हैं, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, ठीक है। तो नियॉन तक तो 10 हो गए, फिर अपन को भरने हैं 4 और, 2 तो s में लग जाएंगे, 2 p भी लगेगा, तो मतलब 3s भी लगेगा 3p भी लगेगा, तो 3s एंड 3p लगेगा, तो अपन ने बना दिया। अच्छा 4 और इलेक्ट्रॉन 10 भर दिए, 11वां 12वां 13वां, पेयरिंग करने क्या? पहले अनपेयर करना, 14th, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? नियॉन 3s2 और 3p2, पैरा या डाई? साफ साफ पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड है। समझ में आ रहा है? कैप तो सबसे में हर बार सेम चीज़ करना है, चेक करते जाओ बस सही किया है कि नहीं। 15th फॉस्फोरस 10, 5 और भरने हैं, s और 3s और 3p के अंदर, 1 2 3 4 5। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 एंड 3p3, पैरा या डाई? पैरा। 16th सल्फर, नियॉन आएगा 10, और फिर ये 3s एंड 3p लगेंगे अपन को,
10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 11, 12, 13, 14, 15, पेयरिंग चालू। नियॉन 3s2 एंड 3p4 कॉन्फ़िगरेशन, पैरा डाई पैरा। 17 क्लोरीन 3s लगेगा 3p लगेगा, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन 10 हो गए, ठीक है। ये अपने 3s और 3p बना दिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन और भरने? 10 यहाँ तक होंगे, 7 और, 1 2 3 4 5 6 और 7 पेयरिंग, पहले अनपेयर्ड फिर पेयरिंग चालू, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p 5 पैरा डाई पैरा। फिर आएगा अपना आर्गन, अगेन नियॉन 10 हो जाएंगे, 8 और लगेगा तो s भी लगेगा p भी लगेगा, ठीक है। फिर 3s और 3p में भरने, कितने भरने? 8 और, 1 2 3 4 5 पेयरिंग चालू, 6 7 8। कितने अनपेयर्ड हैं? 0, कोई भी अनपेयर्ड डाई मैग्नेटिक आएगा ये, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p 6 पैरा डाई मैग्नेटिक, ठीक है। 19 पोटेशियम। अच्छा, अब ये बन गया नियरेस्ट नोबल गैस अपना आर्गन। तो अब अपन आर्गन के आगे लिखेंगे, तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s 2s 2p 3s 3p फुली फिल्ड, ठीक है। उसके आगे अपन भरेंगे। अब बताओ 3p के बाद 3d में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं, हमने देखा था एनर्जी का ऑर्डर, देखो एनर्जी के ऑर्डर में 4s पहले आ जा रहा था, तो यहां पर 4s में पहले भरेंगे। समझ में आ रहा है? आहूबा रूल अगेन ध्यान दिया, ठीक है। सो 2 अगर इलेक्ट्रॉन और भरने तो वो अपन 4s में भर सकते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में, ठीक है। 18 होता, 18 हो गया, 19 पे भरना है, भर दिया ये। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 पैरा डाई पैरा। फिर भरते हैं अपन कैल्शियम, आर्गन तक 18 हो गए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 4s में भर सकते हैं 2 तक, तो एक भर दिया, दूसरा पेयरिंग कर दिया। आर्गन 4s2 पैरा डाई, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। 21 स्कैंडियम, आर्गन 4s भर दिया, अब लेकिन डी भी लग जाएगा, और अब 3d आता है एनर्जी में, याद है 4s एंड 3d, तो 4s फिर 3d भर लगेगा। एक भर दिया तो 19वां हो गया, 20 21 21। तो आर्गन फिर अपन 3d1 4s2। अब मैं लिख ऐसा क्यों रहा हूं जबकि भरा किस में था? 4s में पहले। तो याद रखना, लिखते वक्त हमेशा इनर वाले अंदर लिखते हैं, बाहर वाले बाहर, एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले फर्स्ट वाले लिखोगे फर्स्ट शेल के, फिर सेकंड शेल के, फिर थर्ड शेल के, फिर फोर्थ शेल के, यहां एनर्जी लिखते वक्त नहीं देखना होता। तो अपन जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d1 4s2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फिर पैरा डाई पैरा मैग्नेटिक, इज दिस क्लियर? 22 टाइटेनियम, ठीक है। आर्गन 4s भी लगेगा 3d भी लगेगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपन को? 18 भर दिए हैं, 22, 4 और, 2 3 4। पहले अनपेयर करना है, उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d2 4s2, लिख उल्टा रहे हैं, समझ में आ रहा है? पहले डी वाला लिख रहे हैं, फिर एस वाला लिख रहे हैं, पैरा डाई या पैरा। 23 वेनेडियम, आर्गन 4s भी लगेगा डी भी लगेगा। कितने और भरने अपन को? 18 के बाद 5 और भरने, 1 2 3 अनपेयर करना है पहले, 4 5, दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, पैरा। 24 क्रोमियम का अगर लिखते हैं तो ध्यान से देखना है, ठीक है। क्रोमियम का देखते हैं तो क्या होना चाहिए? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और भरने तो 24 हो जाएंगे। 4s में भी आएगा 3d में आएगा, तो हमें क्या लगता है कैसे भरना चाहिए? अपन क्या पढ़ा कि 1 2 20 हो गए, 21 22 23 24। कन्वर्शन क्या लिखना चाहिए? आर्गन 3d 4, यार डी वाला पहले, 4s2, और क्या बोलना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। ये होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, बट ऐसा नहीं होता है। ये उम्मीद एक्सपेक्टेड था अपन को, ऐसा नहीं होता है, कुछ और आता है। इसमें एक्सेप्शन है, क्यों हो वो अपन समझेंगे, इसका रीजन है, ठीक है। सो 24th का एक्चुअली क्या है? ऑब्जर्व्ड वन, ठीक है। आर्गन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और हर एक डी में 1 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब आर्गन 3d 5 4s1 आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? देखो सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना ये चाहिए था, ये आता है, ठीक है। सो इसमें एक एक्सेप्शन है, क्यों है उसका रीजन अपन समझेंगे। ये सही है, ये गलत है। सो अपन समझते हैं जरा
कि ये कन्फिग्रेशन क्यों आता है, वो बाद में वो एक साथ समझेंगे, क्योंकि एक जगह और एक्सेप्शन है 30 तक में। तो पहले अपन सारे बना लेते हैं और ये 2 एक्सेप्शन एक साथ देखते हैं। तो ये याद रखना, मैंने इसको स्टार मार्क कर देना। क्रोमियम का कन्फिग्रेशन जो उम्मीद होता है उससे डिफरेंट आता है, ये आता है। हमें लग रहा था ये एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, यस ये एक रीज़न है, बट एक बेटर रीज़न है, वो देखेंगे। बट पहले अपन करते हैं 25 से 30। सो 24 हो गया, 25 देखेंगे अपन। तो 25 हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। आर्गन 3s भी लगेगा, सॉरी 4s लगेगा एंड 3d लगेगा। कितने 18 के बाद कितने और भरने अपन को? 7 और, 1 2 3 4 5 6 7। कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 4s2 बोलेंगे। पैरा ऐड है 5 अनपैरा पैरा, ठीक है। 26 क्या हो जाएगा? 27 28 29 करते हैं पहले अपन। तो आयरन हो जाएगा 26, फिर आ जाएगा अपना क्रोमियम, ठीक है, निकल कॉपर, Fe कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट, Fe कोबाल्ट निकल कॉपर। उसके बाद आएगा जिंक, क्रोमियम नहीं, क्रोमियम आ चुका है, ठीक है। सो मैग्नीज Fe कोबाल्ट निकल कॉपर, फिर 30 है जिंक। सो आर्गन कितने और भरने अपन को भाई? 18 के बाद 8 और भरने, बट 4s और 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 और भर दिए, 26 हो गए। कन्फिग्रेशन आर्गन 3d5 3d6 6 है इलेक्ट्रॉन, 4s2 पैरा डाई पैरा। कोबाल्ट की बात करते हैं, तो अपन को कितने भरने इसके अंदर भाई? 8 भर दिए तभी, 9 भरने 4s और 3d में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कन्फिग्रेशन आर्गन 3d7 4s2 पैरा डाई पैरा। निकल आर्गन कितने और भरने हैं भाई अपन को? अभी अपन ने कितने भर दिए थे भाई? ये हो गए थे 9, अब 10 और भरने हैं आर्गन के बाद। 4s3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कन्फिग्रेशन आर्गन 3d 8 4s2 पैरा डाई पैरा। कॉपर का क्या होना चाहिए? हम क्या उम्मीद करते हैं भाई, क्या होना चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन और भरने? 10 भर, 11 और भरने। 1 4s में भरेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भर दिए, कॉपर का आ गया, 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए था? आर्गन 3d9 4s2 क्या होना चाहिए था? पैरा होना चाहिए था, बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं होता है। दिस वॉज एक्सपेक्टेड बट नॉट ट्रू, नॉट ऑब्जर्व्ड। देखा क्या जाता है भाई? कॉपर का कन्फिग्रेशन इस तरीके से होता है, 4s में 1 और 3d में सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से, मतलब सारे पेयर्ड एक s में और सारे इस तरीके से। आर्गन 3d10 4s1। अब एक चीज़ हर बार दिख रहा है अपन को, ये जो सिमेट्रिकल वाले हैं वो टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसको रीज़न बोल सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है कि नहीं? दिस वॉज लेस सिमेट्रिकल, तो ये देखने में तो सिमेट्रिकल नहीं, ये एक्चुअली रीज़न है, ऐसा बोलते हैं, बट इसका एक बेटर रीज़न भी है, वो अपन पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे दोनों का। क्रोमियम कॉपर का सेम रीज़न है। हमें लग रहा था ये होना चाहिए 3d9 4s2, होता क्या है 3d10 4s1। 3d सारे भर जाते हैं, 4s का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं 4s में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, 3d में 10। सो कॉपर का होता है आर्गन 3d10 4s1। और लास्ट है जिंक होता है आर्गन, जो अपन उम्मीद करता है वैसे ही आता है। 12 इलेक्ट्रॉन और भरने, 2 भर दिए, 10 और भरने, 1 2 3 4 5 पेयरिंग चालू कर दिया, 10। आर्गन 3d10 4s2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट हमने क्या देखा अभी अपन को जो समझना है, रीजन फॉर द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। पहला रीजन तो मैंने दे दिया सिमेट्रिकल। देखो वो सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन था, ये है भाई, मन सिंह दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो ये कन्फिग्रेशन देते हैं कि ये रीज़न देते हैं कि ये रीज़न है, ठीक है। सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन स्टेबल होते हैं। सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड रीज़न है जो अपन को समझना है, दैट इज ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी फॉर द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। जो ऑब्जर्व मतलब क्या देख रहे हैं, जो फुल्ली फील्ड है या जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल है। उसका रीज़न है उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है?
तो पहले अपन एक्सचेंज एनर्जी समझते हैं, फिर हम ये समझ पाएंगे कि ये इसमें इस तरीके से पैटर्न क्यों आता है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड क्यों आता है। समझ में आ रहा है? देखो कॉपर के अंदर सारे मतलब फुल्ली फिल्ड हैं, जो डी की बात कर रहे हैं, और एक हाफ फिल्ड है। अगर अपन क्रोमियम की बात करें, सारे हाफ फिल्ड थे, दैट तो सिमेट्री है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्रोमियम में वो आखिरी वाले दोनों हाफ फिल्ड थे, ठीक है, और अपना एस और डी, इसके अंदर देखो एक फुल्ली फिल्ड है, एक हाफ फिल्ड है, ठीक, तो सिमेट्रिकल हो गया, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड। उसका रीज़न क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी। तो अपन समझते हैं एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, समझेंगे एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है। सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पोजीशंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन within a subshell is called exchange energy. तो as name was suggesting there will be some exchange. यहां पर वो exchange of positions होता है, मतलब एक सबशेल के अंदर सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ये पोजीशन क्या होता है अभी अपन देखेंगे एग्जांपल से, जितनी ज्यादा ये पोजीशन एक्सचेंज पॉसिबल होंगी उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो दैट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दैट इज द आइडिया। मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज, ग्रेटर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी। अब अपन जरा देखते हैं कि किस चीज की एक्सचेंज बात कर रहा हो, कैसा पोजीशन। तो अपन एग्जाम्पल डायग्राम बनाएं तो समझ में आएगा अपन को। तो देखो और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल देखते हैं कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना एक्सचेंज पॉसिबल होगा। अगर डी की बात करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई मैंने बोला उस सबशेल के अंदर किसी से एक्सचेंज करेगा, या कोई है ही नहीं तो किससे एक्सचेंज करेगा, अकेला एक आदमी किससे क्या एक्सचेंज करेगा, ठीक है। सो सिंगल कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ डी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है सेम सबशेल के अंदर विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, तो दो स्पिन है, सेम स्पिन है, ये अपने आप में मतलब ये वाला यहां आ सकता है, ये वाला यहां पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, एक एक्सचेंज पॉसिबल है, ये यहां जाए, ये वाला यहां जाए। अच्छा, तीन की अगर बात करें तो एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। तो अगर तीन की बात करें, तीन इलेक्ट्रॉन, कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे? तीन। कैसे? ये वाला इससे एक्सचेंज कर ले, ये वाला इससे एक्सचेंज कर ले, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले, कितने पॉसिबल होगा? तीन। 2 + 1, तीन एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अगर अपन 4 एम्पियर की बात करें इस तरीके से, सेम स्पिन में होगा एक्सचेंज, ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंज में, डिफरेंट स्पिन में नहीं होगा। सो अब कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे इसके अंदर? देखो ये 3 हो गए, ये इससे 2, ये 1। अब अगर तुम बोलो ये इससे करा लो तो वो सेम हो जाएगा, वैसा नहीं, डिफरेंट काइंड देखना है अपन को। तो 6 मतलब 3, कितना पहले 1 2 3, 3 + 2 + 1, 6 एक्सचेंज आ गए। ग्रेटर द एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है, ग्रेटर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी। 5 की बात करें तो अगर 5 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एक सबशेल के अंदर, तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे? देखो 4, ये 3, ये 2 और ये 1, मतलब 4 + 3 + 2 + 1, 10। नाउ दिस इज द आइडिया कि अगर अपन इस तरीके से लेते हैं, सपोज याद है क्रोमियम का एक्सपेक्टेड सपोज ये था, उसमें कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे? 6। ये वाला क्यों आ रहा है? इसमें ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी आएगी। दिस इज द रीजन, स्टेबिलिटी आएगी। तो ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी इज रिलीज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी which is due to greater number of exchange of positions, we observe, हमें दिखता है क्रोमियम के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड। अगर ये टोटल हाफ फील्ड है, देखो ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर कंप्लीटली फील्ड है उसमें भी बोल सकते हो, उसमें 10 ये करेंगे, 10 अपोजिट वाले कर लेंगे, तो 20 हो जाएंगे, बट एक्सचेंज ज्यादा होंगे। इन केस जहां पर ऐसे 5 थे और 4 फिर वो पेयर्ड थे, टोटल 4 पेयर्ड हो गए थे, 1 अनपेयर्ड था। समझ में आ रहा है? उसमें कम एक्सचेंज होंगे और फुल्ली फिल्ड वाले में भी ज्यादा होंगे। ऐसे देखो ना, एक सबशेल के अंदर जो अनपेयर्ड है 5, वो 10 एक्सचेंज करेंगे। समझ में? दिस इज द रीजन, ठीक है। इसको अपन और एक बार देखते हैं।
तो D5 कॉन्फ़िगरेशन विल हैव ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी देन D4 कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज द रीजन. ठीक है, तो अपन एक्सचेंज एनर्जी समझ में आ गया. अब इसको क्रोमियम और कॉपर में लगा के देखते हैं और देखते हैं कैन वी एक्सप्लेन दोज कॉन्फ़िगरेशन. तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. हमें जो एक्सपेक्टेड था वो ये था. ठीक है, 4s के अंदर 2 होंगे, 3d के अंदर 4 होंगे. ठीक है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे 3d4 4s2 और पैरा हो. हमें ये लग रहा था, बट ऐसा नहीं था. होता क्या है, हमने देखा था आर्गन 4s के अंदर 1 और d के अंदर 5 जो इस तरीके से होंगे. तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा इसमें ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. बट इसको ऐसे समझो ज़्यादा अच्छा है. 4s के अंदर देखो हुआ क्या अल्टीमेटली, हमें जो एक्सपेक्टेड था और जो ऑब्जर्व में आया है उसमें अंतर ये है. 4s का देखो एक इलेक्ट्रॉन जंप होके 3d में चला गया. ऐसा देखो, अगर ऐसा देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी. डाउट ये आएगा, सर आपने बोला था कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है. तो अगर लोअर से हायर एनर्जी में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो देनी पड़ेगी एनर्जी. एनर्जी दोगे तो कुछ चीज़ अनस्टेबल हो जाती है. मतलब इसको यहाँ से यहाँ भेजने में एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी. एक्साइट के ना लोअर से हायर एनर्जी लेवल पर, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, देनी पड़ेगी. अनस्टेबल हो जाएगा. नहीं, इसका रीज़न ये सही बात है, देनी पड़ेगी. लेकिन जब हम एक्साइट कर देंगे, सपोज उसमें देनी पड़ी सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, उसके बाद ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे. और वो ज़्यादा पॉसिबल एक्सचेंज की वजह से इसमें से निकल जाएगी एक्सचेंज एनर्जी. वो निकलेगी और वो निकल रही है, सपोज वो निकलती है 7 EV. देनी पड़ी 5 EV बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन, बट जो निकल गई वो कितनी है 7 EV. तो नेट क्या हुआ, एनर्जी निकली कितनी 2 EV. एनर्जी टोटल निकली, ये क्या हो गया स्टेबल. इसने स्टेबिलिटी दी. तो अपन ये ऐसा समझा सकते हैं इसको और अच्छे से आंसर कि इन क्रोमियम एंड कॉपर, बिकॉज वरना तुम और भी जगह ऐसे डाउट बोल सकते हो, सर यहाँ क्यों नहीं कराया एक्साइट, यहाँ क्यों नहीं कराया. यहाँ इसलिए करा सकते हैं बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी जो है, मैंने एग्जाम्पल लिया 7 EV, दैट इज ग्रेटर देन एक्साइटेशन एनर्जी. जो एनर्जी लगती है अपन को एक्साइट करने के लिए, उससे ज़्यादा है एनर्जी निकल जा रही है इन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. एंड देयरफॉर वी हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. ठीक है, सो ये अपना हो गया क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक. अब कॉपर में देखते हैं सेम चीज़ लगा के, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं क्या. यस, 29 होता है कॉपर. कॉपर की बात करेंगे तो याद है ये हमें एक्सपेक्टेड था 4s 3d. हमें लग रहा था इस तरीके से आएगा कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरीके से आर्गन 3d 9 4s 2 और ये पैरा था. यहाँ पैरा आएगा, मतलब नहीं निकल के आ रहा. ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था बट ऐसा नहीं था. याद है ये नहीं था. क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, 4s के अंदर 1 और 3d के अंदर सारे पेयर. तो देख रहे हो कितने सारे सेम स्पिन के हो गए इसके अंदर, कितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, है कि नहीं. इसमें ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सही बात है, हमें 4s से 3d में भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी. ठीक है, तो अपन को देनी पड़ी होगी बट एक्सचेंज में ज़्यादा निकल गई होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. सो इसका रीज़न कैसे बोलना है समझ में आ रहा है. That chromium and copper have exceptional electronic configuration because there is released exchange energy. But even better answer, in those cases, the exchange energy that is released is greater than the excitation energy that was required. ठीक है, so this is the second reason. पहला तो symmetrical था, symmetry अच्छा सुंदर दिख रहा है, symmetrical है. Second is this, the exchange energy is greater than excitation energy. What is exchange energy? Energy released due to exchange of position of electron within a subshell. ठीक है, so chromium and copper have exceptional electronic configuration as their exchange energy is greater than, during the formation of configuration is greater than required excitation energy. तो ये रीज़न हो गया क्रोमियम कॉपर का. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हो गया. अब एक चीज़ और देख लेते जो हमारे काम में आएगा. ठीक है, जो एनसीईआरटी में देखा, मैंने एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बट वी विल नीड इट. केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लगेगा. सो वो क्या होता है वो अपन देख लेते हैं. अगर आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, दैट्स इट. तो अपन एक चीज़ और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. तो आयन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे. अगर देखो आयन है मतलब इलेक्ट्रॉन या तो दिया होगा या निकाला होगा.
अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी एटम को तो वो एनायन बन जाएगा, उसमें से निकाल देंगे तो वो कैटायन बन जाएगा। तो कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन देना है। द कॉन्सेप्ट इज, अगर अपन को आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है, इलेक्ट्रॉन देना है या निकालना है, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब शेल से निकाला है, सब शेल से निकाला जाता है। हमें ऐसे केस में एनर्जी नहीं देखनी होती, आव भाव के हिसाब से नहीं करते। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो अपन आउटर मोस्ट से निकालेंगे, एनर्जी नहीं देखेंगे कौन सी कम कौन सी ज़्यादा, जो आउटर है वो निकालो, ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉन दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयंस का बनाना है, तो टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑलवेज बी रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल या सब शेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एनर्जी। एनर्जी नहीं देखनी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल करते हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम प्लस मुझे Na+ आयन बनाना है, इसका कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। सो पहले अपन सोडियम का बनाते हैं भाई, सोडियम का बनाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले सोडियम तो बनाओ तब तो निकालोगे। तो सोडियम का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनर्जी के हिसाब से भी ये सबसे ज़्यादा है, बट हमें एनर्जी की बात ही नहीं करना होता है, इसलिए वापस नहीं बोलूँगा मैं एनर्जी के बारे में। हम बात करेंगे आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, 3s। निकाल दो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, खत्म। अगर अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने इस कन्फिगरेशन में से, Na+ का कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। एक निकाल दिया तो नियॉन का कन्फिगरेशन बन गया। समझ में आ रहा है। अब ऐसा केस लेते हैं जहां एनर्जी और उसमें उल्टा होगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं Fe+2 का कन्फिगरेशन। तो पहले अपन Fe का बनाते हैं। याद अभी देखा था अपन ने Fe का क्या था, आर्गन, ठीक है, 4s में इलेक्ट्रॉन भरा था, फिर 3d में भरा था। कितने भरे थे भाई, 26 होता है। सो ये 20 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस वॉज द कन्फिगरेशन ऑफ आयरन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दो निकालने, +2 है, आयरन +2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो मैं यहां से निकाल दूं क्या, 3d में से, गलत हो जाएगा ये मैंने ऑर्डर शेल का नहीं बनाया है, ये अपन ने भरते वक्त बनाया था, एनर्जी का ऑर्डर बनाया था ये, कि पहले 4s में भरेंगे फिर 3d में भरेंगे। बट एक्चुअली आउटर मोस्ट वाला 4s ही होता है, इसलिए कन्फिगरेशन लिखते वक्त अल्टीमेटली आउटर मोस्ट वाला बाहर रखा था। याद है कैसे लिख रहे थे अपन, 3d6 4s2, वो है तो S से निकलेगा क्योंकि S वाला ही आउटर मोस्ट है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ये बनाते वक्त, लिखते हुए तो अपन ने बनाते वक्त किया था कि 3d की एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें बाद में भरेंगे, बट आउटर मोस्ट वाला 4s ही है। तो यहाँ से निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, S से निकाल दिए, कन्फिगरेशन क्या हो गया, 3d6 4s2 से दोनों यहाँ से निकालेंगे। देखो ऐसे लिखा था इसीलिए कन्फिगरेशन कि ये आउटर मोस्ट वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपन ने, क्या बन गया भाई, आर्गन 3d6। अगर अपन ये निकाल देते 2 तो फिर वो 3d4 बोलते और 4s2 हो जाता, वो गलत हो जाता, वैसा नहीं होता। ऐसा कन्फिगरेशन, सारी प्रॉपर्टी इसके हिसाब से आती हैं, ये कन्फिगरेशन है। समझ में आ रहा है, दैट्स इट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Fe+, एक और निकाल लेते हैं मान लो इलेक्ट्रॉन। सो Fe का बनाते हैं, पहले ये बनाया, ठीक है, सीधे बोल दिए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये अपन ने आउटर मोस्ट के हिसाब से लिखा है, ये अंदर है ये बाहर है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3, एक निकाला, दूसरा निकाला, खत्म हो जाएगा ये। अब और कहाँ से निकालोगे, अंदर से। तो हो जाएगा Fe3+ का आर्गन 3d5 कन्फिगरेशन, और ठीक है, इस तरीके से S वाले गायब हुआ क्योंकि वहाँ से निकालना। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें आयन का कन्फिगरेशन चाहिए तो हमेशा आउटर मोस्ट से निकालो, एनर्जी मत देखो। और आउटर मोस्ट वाला कैसे पता पड़ेगा, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। तो 4 वाला आउटर मोस्ट है, 3 वाला अंदर है, 4 से निकाला है। दैट्स इट। दिस इज अबाउट आयंस एंड दिस इज अबाउट एटम। अब अपन ने एटम का सब कुछ पढ़ लिया जितना अपन इस लेवल तक पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एटम, सारा पढ़ लिया है। एक बार एनसीईआरटी खोल के अब देखो, गारंटी दे रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा। अगर ये समझ में आया है तो कंडीशन अप्लाइड, अगर ये समझ में आया है, कुछ हद तक भी आया तो आई एम श्योर एनसीईआरटी पूरा समझ में आएगा। बोर्ड वोर्ड तो सिंपल कुछ नहीं है, मतलब भूल जाओ, इतनी सिंपल चीज़ होती है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये समझ में आ गया तो। हाँ, अब एडवांस अगर IIT की बात करो, एम्स की बात कर रहे हो, तो वहाँ अच्छे सवाल आएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे सवाल होंगे, वहाँ डाउट आएगी, वो सब टीचर से पूछने पड़ेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके। क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, 10 लाख बच्चे बैठेंगे, सीट 5,000 10,000 है।
दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट्स इट। अब इसके समझ में आ गया है, अब कंपटीशन वाली बात है, तो उसके लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। बट इतना अगर समझ में आया तो आई एम श्योर दैट कॉम्पिटिशन विल बिकम मच ईजियर, मच ईजियर। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एटम। एक बार रिवाइंड करा था अपन कहाँ से चालू हुए थे। एटम क्या होता है? सिंपल डॉट। और अब देखो कहाँ पहुँच गए अपन, फजी, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी है, मतलब अंदर देख रहे हो कहाँ से स्टोरी चालू हुई थी एटम की, सिंपल डॉट से, और आज अपन कहाँ क्या क्या पता पड़ गया एटम के बारे में। साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती, आगे और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा एज यू नो साइंस विल प्रोग्रेस होपफुली, अगर साइंस पढ़ेंगे तो। अगर अपन साइंस ह्यूमैनिटी उल्टे डायरेक्शन में चली गई तो, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एटम, द एंड। चैप्टर खत्म।